जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब के चैनल में। आज हम करने वाले हैं श्रम निरीक्षक परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम करेंगे 15 नंबर की तैयारी। ठीक है, वो भी फ्री में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल या फिर बहुत सारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जा रहा है कुछ फीस के माध्यम से। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो 15 नंबर का प्रश्न है वो आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है बिना किसी कॉस्ट के, है ना। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इस जितने भी 15 नंबर के लिए या फिर श्रम नियम, श्रम संबंधित जितने भी जानकारियां हैं, जितने भी क्लासेस होंगी, उन सबका पीडीएफ, है ना, उन सबका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। समझ आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अपना समय अच्छे से सदुपयोग कीजिए। समझ आने पर ही आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आप कहीं अपना अमूल्य समय और दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्लास रहेगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इससे पहले हमने 4 अधिनियम पढ़ लिए हैं। वो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब के चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप श्रम निरीक्षक या लेबर इंस्पेक्टर करके एक प्लेलिस्ट बना है, वहां पे हमने वीडियो कुछ डाल रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो आज हम करेंगे श्रम निरीक्षक परीक्षा की तैयारी के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक है, और इस अधिनियम के बारे में और हम आगे चर्चा करेंगे अब। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कब लागू हुआ और इसका नाम क्या है। सबसे पहले इसका नाम पूछ सकता है। ठीक है, इसका नाम क्या है ये देख लीजिएगा। इसका नाम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 इसका नाम है। ये लागू कब हुआ है तो ये 15 मार्च 1948 से लागू है। ठीक है, 15 मार्च 1948 से लागू है। क्यों लागू है या फिर इसको क्यों लाया गया है, देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे शब्दों का चयन किया है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। मैंने जो अधिनियम में शब्द यूज किए गए हैं उन्हीं शब्दों का उपयोग किया है। हो सकता है यदि मैं एकदम ही ज्यादा सरल शब्दों का उपयोग कर दिया और एग्जाम में आपको जो अधिनियम संबंधी जो शब्द हैं, जो शब्दावली है, वो पूछ लिए तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने कुछ लिस्ट वर्डों का चयन किया है। उसका मीनिंग आपको मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उस वर्ड से भी आपका परिचय होना चाहिए। कतिपय का मतलब होता है कुछ। ठीक है, कतिपय का मतलब होता है कुछ। नियोजन का मतलब होता है कार्य में रखना। कार्य में रखना या फिर कार्य में काम करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्य में रखना, मतलब किसी के पास यदि काम कर रहे हो तो संबंधित है कि संबंधित ने आपको कार्य पे रखा है। मजदूरी का मतलब आप जानते हो। न्यूनतम का मतलब होता है कम। दर का मतलब होता है जो रुपया पैसा जिस दर पर श्रमिक को भुगतान किया जाता है। नियत करने का अर्थ होता है तय करना या फिक्स करना। ठीक है, तय करना या फिक्स करना। ठीक है, उपबंध उपबंध का मतलब है उसका समाधान करना। उपबंध करना या फिर समाधान करना या नियम बनाना। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दर को नियत करने के लिए इस अधिनियम को बनाया है गया है। ठीक है, कुछ मजदूरी, देखिए सभी मजदूरी के लिए नहीं है, अब कहाँ कहाँ विस्तार होगा हम आगे देखते जाएंगे। कुछ कार्य करने वाले मजदूरों को, है ना, कुछ कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी को न्यूनतम दर का मतलब है कि उससे कम में कोई भी काम नहीं कराया जा सकता। ठीक है, एक दर, जैसे आप धान बेचते हो तो उसमें एमएसपी लागू होता है। एमएसपी का मतलब है उससे कम में कोई भी सरकार या फिर कोई भी जो अधिकृत खरीदने वाला है वो कम में नहीं खरीद सकता। उसी प्रकार शासन ने कुछ जगहों पर, चाहे वो कारखाना हो या कुछ ऐसे बड़े जगह हो जहाँ पे अधिक लोग काम करते हैं, वैसे स्थानों के लिए सरकार ने मजदूरों के लिए एक न्यूनतम दर, है ना, काम के आधार पर, कोई काम क्लिष्ट होता है, कोई कोई काम आसान होता है, कोई काम कठिन होता है, काम की प्रकृति के अनुसार, कार्य की प्रकृति के अनुसार न्यूनतम दर फिक्स किया जाता है। ठीक है, चाहे तो मालिक जो आपसे काम कर रहा है उस न्यूनतम दर पर भुगतान करे या उससे अधिक करे, उसकी मर्जी है, लेकिन उससे कम वो भुगतान नहीं कर सकता। ये होता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अब इसकी धारा देखते हैं। धारा में हम देखते हैं संक्षिप्त नाम और विस्तार। किसी भी धारा का जो धारा प्रथम होता है संक्षिप्त नाम और विस्तार ही होता है। ठीक है, संक्षिप्त नाम और विस्तार होता है। तो संक्षिप्त नाम विस्तार में क्या है, यह अधिनियम न्यूनतम, देखिए यहाँ से है ना,
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कहा जाएगा। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कहा जाएगा। इसका विस्तार कब हुआ है? तो इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ से अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि इसका नाम प्लस ये कब से लागू है, तो 15 मार्च 1948 से ये लागू है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा? सबसे पहली बात तो नाम से बनेगा। दूसरा कि ये लागू कब हुआ है ना, ये लागू वाले डेट से भी आपको इसको मिलेगा ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे कहा गया है परिभाषा। इसमें परिभाषा लिखा गया है। परिभाषा का अर्थ होता है अधिनियम में कुछ ऐसे क्लिष्ट वर्ड हैं जिनको परिभाषित किया गया है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कुमार, तो कुमार का मतलब क्या होगा? जिस व्यक्ति की आयु 14 वर्ष पूरा कर लिया हो किंतु 18 वर्ष पूर्ण न किया हो। इसका अर्थात ये है 14 से लेके 18 वर्ष तक का जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? कुमार कहलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कैसे? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में कुमार का क्या मतलब है या फिर कुमार शब्द का क्या आशय है, ऐसा शब्द बनेगा या फिर ऐसा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो कुमार का मतलब क्या हुआ? वैसा व्यक्ति जो अपना 14 वर्ष तो उम्र प्राप्त कर लिया है लेकिन 18 वर्ष से कम है। इसका मतलब है 14 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक, 14, 15, 16, 17, 18, है ना, मतलब 18 वर्ष जो पूरा नहीं किया है, याद रखिएगा 17.5 हो सकता है। 18 वर्ष जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक वो कुमार ही कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वयस्क किसको बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने अपना 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है। ठीक है, जिसका 18 वर्ष जो है वो कंप्लीट हो गया है, उसको हम क्या कहेंगे? वयस्क कहेंगे। ठीक है, समुचित सरकार किसे कहेंगे? तो केंद्र सरकार के अधीन चलाए गए किसी अनुसूचित नियोजन के संबंध में या किसी खान तेल या क्षेत्र या महापत्तन के संबंध में। महापत्तन मतलब होता है बंदरगाह, है ना, इसके संबंध में समुचित सरकार कौन होगा? केंद्र सरकार। ठीक है, कोई केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं चल रही है या फिर उसके जो अधिकरण है उसके अंतर्गत जो खाने हैं उसके लिए समुचित सरकार कौन होगा? केंद्र सरकार। किसी अन्य अनुसूचित नियोजन के लिए अनुसूचित का मतलब देखिए, अनुसूचित का मतलब आपका एसटी एससी जाति से नहीं है। अनुसूचित का मतलब होता है तय या फिर शेड्यूल जो फिक्स किया गया है ना। नियोजन के संबंध में राज्य सरकार है। ठीक है, तो क्या कहा हमने? केंद्र सरकार के अधीन यदि कोई कारखाने हैं, पत्तन है, यदि ये है तो उसके लिए क्या होगा? समुचित सरकार केंद्र सरकार होगा, अन्य के लिए राज्य सरकार होगा। ठीक है, बालक से क्या विपरीत है? तो ऐसा व्यक्ति, है ना, ऐसा व्यक्ति जो अपना 14 वर्ष भी पूर्ण नहीं किया है वो कहलाएगा बालक। अब देखिए बालक का मतलब क्या होता है? जिसका वर्ष जो है 14 वर्ष से लेस देन है, लेस देन है। ठीक है, 14 वर्ष। अब यही से क्या सके, जिसका 14 वर्ष से कम है वो बालक हो गया, 14 से 18 वर्ष के बीच वो कुमार हो गया, और वयस्क जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है या उससे ज्यादा वो क्या कहलाएगा? वयस्क कहलाएगा। अगला है मजदूरी से आप क्या समझते हैं या फिर मजदूरी की आशा क्या है इस अधिनियम के अंतर्गत। देखिए हमने बहुत सारे अधिनियम पढ़े हैं, कुछ कुछ अधिनियम में मजदूरी का मतलब अलग होता है, कुछ अधिनियम में अलग होता है, तो ये थोड़ा याद करने वाली बातें हैं, है ना। कुछ अधिनियम में मजदूरी में कुछ शामिल होता है, कुछ शामिल नहीं होता है। उसी प्रकार वो स्पष्ट लिख के देगा प्रश्न में कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी में क्या क्या शामिल है या फिर मजदूरी का क्या मतलब होता है वो पूछ के देगा। तो अब समझते हैं कि मजदूरी नियोजित मतलब काम करने वाला व्यक्ति को उसके काम के लिए जो भुगतान होता है वो मजदूरी होता है। ठीक है, काम करने वाला व्यक्ति के बदले, मतलब कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसके बदले यदि उसको कुछ पैसा मिला, है ना, कुछ पैसा मिला, वो होगा उसका क्या हो जाएगा? मजदूरी हो जाएगा। ठीक है, वो उसका मजदूरी हो जाएगा। किंतु निम्नलिखित इसके अंतर्गत नहीं है। अब देखिए मजदूरी के अंदर देखिए कोई नियोजित व्यक्ति है, उसको काम के बदले तो भुगतान हो ही रहा है, साथ में कुछ को उसे कुछ और मिला जाता है ना, साथ में उसे कुछ और मिलता है सहायता, उसको हम मजदूरी में काउंट नहीं करते। वो क्या है? आपको गृह आवास सुविधा। यदि किसी मजदूर को गृह आवास मिला है तो वो उसकी मजदूरी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, यदि उसके घर में रोशनी जैसे प्रकाश, जल, चिकित्सा,
है ना, उसको कोई मेडिकल खर्च मिल रहा है, वो भी हमारे उसके मजदूरी में ऐड नहीं किया जाएगा, ये उनके लिए अलग से पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अन्य सुख सुविधाएं जो उनको प्रदान किया जा रहा है, वो भी उसके मजदूरी में काउंट नहीं होगा। साथ में यदि उनके लिए पेंशन, बीमा, भविष्य निधि, इस प्रकार की कुछ स्कीम में, है ना, नियोक्ता के द्वारा या फिर मालिक के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा उसके लिए कोई भविष्य निधि जमा किया जाता है, कुछ बीमा की राशि जमा की जाती है, वो भी मजदूरी में गिनती नहीं होगी, याद रखिएगा, है ना। कोई यात्रा भत्ता का मतलब क्या है, मान लेते हैं आप किसी कारखाने में काम करते हैं और आपको मालिक ने कहा है किसी बड़े शहर जाके ये काम करके आइए, मतलब वो ऑफिस के काम के लिए या फिर मालिक के काम के लिए यहाँ तक गया, है ना, वो कुछ, चल मान लेते हैं कुछ कागजात जमा करने के लिए गया, कुछ काम से गया, भले ही वो कंपनी के काम से गया हो, तो उनको यहाँ जाने के लिए कुछ यात्रा भत्ता मिलेगा, रास्ते में पैसा, कुछ कुछ रास्ते में कुछ खाने के लिए, है ना, वाहन भत्ता या फिर वाहन किराए के लिए कुछ पैसा मिलेगा, मान लेते हैं इनको 50 रुपये मिला, है ना, यहाँ से इस जगह पर जाने पर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जितना भी दूर है उसके लिए उनको कुछ पैसा मिलेगा, वो भी उसके मजदूरी में शामिल नहीं होगा, उसको उस दिन का अलग से पैसा दिया जाएगा। क्या कहे, मान लेते हैं इस व्यक्ति की जो एक दिन का दर है, मजदूरी है, वो 100 रुपये है ना, और उसी दिन मालिक ने इस ए नाम के व्यक्ति को अन्यत्र जगह कुछ काम से भेज दिया। ठीक है, भेजा तो सही, साथ में उसको 50 रुपये भी दिया कि ये लो भाई रास्ते में कुछ खा लेना और अपना बस किराया दे देना। ठीक है, तो 50 रुपये तो दे दिया। ठीक है, इसके साथ साथ उसको उस दिन का 100 रुपया मजदूरी भुगतान भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने आपको काम से भेजा, आपको 50 रुपये दे दिया तो आपको मजदूरी नहीं देंगे उस दिन का, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो जो यात्रा भत्ता दिया जाएगा उसको मजदूरी में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना समझाने का मतलब यही था। आगे देखिए, अब कर्मचारी का मतलब क्या होता है, जो ऐसे अनुसूचित नियोजन में जिसकी बाबत उसको मजदूरी प्राप्त होती है। देखकर कर्मचारी का मतलब होता है यदि किसी कारखाने में आप काम कर रहे हैं और आप उस काम के बदले कुछ पैसे, न्यूनतम दरें भुगतान की जा रही है ठेकेदार के द्वारा, तब हम कर्मचारी कहेंगे। ठीक है, ये एक लिस्ट वर्ड है, मैंने लिखा है, फिर भी पढ़ लीजिए। जो ऐसे अनुसूचित नियोजन में, अनुसूचित मतलब फिक्स काम में किसी बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की जा चुकी है, ठीक है, वो कर्मचारी होगा। कोई कुशल, अकुशल, शारीरिक, लिखी, देखिए कर्मचारी क्या क्या हो सकता है, कोई कुशल काम कर सकता है, कुशल मतलब कोई कंप्यूटर चला सकता है, कोई मशीन को चला सकता है। अकुशल जो कम काम का मतलब जो बोझा ढोने का काम है, मिट्टी रेत उठाना, ये होता है अकुशल। शारीरिक काम, लिपकी काम, भाड़ा या इनाम पर नियोजित, इस प्रकार से वो कुछ भी काम करे, चाहे कपड़ा धोए या जो भी करे, है ना, इन सबको हम कर्मचारी मानेंगे। ठीक है, मरम्मत करने वाला, सामग्री बेचने वाला, किसी दुकान के काम करते करते यदि कोई व्यक्ति सामग्री बेच रहा है तो उसे भी हम कर्मचारी कहेंगे। ये हो गया, है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्मचारी इसमें से कौन है जो कर्मचारी नहीं कहलाया जाएगा, तो कोई कुशल, अकुशल, शारीरिक, लिपि काम, भाड़े पर, इनाम पर, ये सब चीज जो भी उस ठेकेदार के द्वारा उसको कराया जाए वो कर्मचारी कहलाएगा। आगे देखते हैं, मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत किया जाना। देखिए अब क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये हमारा मेन जड़ है। ठीक है, यही तो हमारा मेन है इस क्लास का, यही तो मेन है इस क्लास का, धारा नंबर 3 की न्यूनतम मजदूरी को फिक्स किया जाना। अब देखते हैं कि ये कैसे फिक्स होगा, देखते हैं कि किस प्रकार से मजदूरी को नियत किया जाता है। तो समुचित सरकार द्वारा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कौन नियत करेगा, है ना, तो जो अधिनियम बनाएगा वही नियत करेगा। तो समुचित सरकार जो है मजदूरों की न्यूनतम दर को फिक्स करेगा। नियत करना मतलब फिक्स करना, इसको ना लेंगे फिक्स करना। ठीक है, समुचित सरकार में कौन आ जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आ जाएंगे समुचित सरकार में। नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनराविलोकन 5 वर्ष के अंतराल पर करेगी, जैसे वह ठीक समझे, और यदि आवश्यक हो तो उन न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करेगी। देखिए इतना कहने का मतलब ये है, एक बार जैसे हम फॉर एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे ये कोई कर्मचारी है ना, ये काम कर रहा है और ये हमारा सरकार है, भारत सरकार है। मैं भारत सरकार के लिए ऐसे बना देता हूँ ताकि हमको पता चले भारत देश है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा एक दिन के लिए 100 रुपये नियत किया गया, है ना, तो समुचित सरकार ने 100 रुपये नियत कर दिया।
अब आने वाले 5 साल में सरकार फिर से छानबीन करेगी, क्या उस 100 रुपये में महंगाई भत्ता या फिर वर्तमान में जो महंगाई है, जो सामानों का रेट है, दर है, क्या उनके अनुसार से इनकी मजदूरी ठीक है कि नहीं, है ना। तो 5 साल में या फिर 5 साल के अंतराल में सरकार जो है उसे पुनरावलोकन करेगी, मतलब उसमें जांच पड़ताल करेगी कि हम जो 100 रुपये दे रहे हैं उसमें कोई कर्मचारी जीवन यापन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सब छानबीन करने के बाद सरकार चाहे तो इस राशि को और बढ़ा सकती है। मान लेते हैं सरकार ने 5 साल बाद इसको 120 रुपया फिक्स कर दिया, और तो यही कहा गया है, एक बार सरकार सबसे पहले न्यूनतम दरें फिक्स करेंगी, कुछ सालों मतलब 5 साल के अंतराल में फिर से वो रिव्यू करेगी कि हम जो 100 रुपये दे रहे हैं किसी मजदूर को, वो उनके जीवन यापन के लिए उचित है कि नहीं है। या हो सकता है समय के साथ महंगाई भत्ते के बढ़ जाने की वजह से वो सर उनको अपने जीवन जीने में, है ना, एक जीवन जीने में उनको दिक्कतें तो नहीं आ रही है। ये सोच विचार कर सरकार चाहे तो और राशि या फिर न्यूनतम दरों को बढ़ा सकती है ना। कम एकदम रेयर केस में होगा, कम तो ना के बराबर होगा, है ना। जैसे इसमें लिख दे, पुनरीक्षित का मतलब होता है कम या ज्यादा करना, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा रेट ज्यादा ही होगा, कम तो होगा ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लीजिए समुचित सरकार और क्या क्या कर सकती है। ठीक है, पहले तो वो रेट फिक्स करेगी, उसके बाद फिर अगर 5 साल में रिव्यू करके उसको बढ़ा भी सकती है। अब हम देखते हैं समुचित सरकार और क्या कर सकती है। तो कालानुपाती काम के लिए मजदूरी फिक्स कर सकती है। अब कालानुपाती क्या हो सकता है, नाम से ही पता चल रहा है, काल का मतलब होता है समय, एक समय के लिए दर फिक्स कर सकती है। दर कैसे फिक्स होगा, हो सकता है प्रतिदिन का दर फिक्स हो कि उनको प्रतिदिन 100 रुपया दिया जाए, है ना। सप्ताह भी हो सकता है कि उनको प्रति सप्ताह 600 रुपया दे दिया जाए, या माह भी हो सकता है कि प्रति माह उनको 3000 रुपया दिया जाए। ये हो सकता है काल अनुपाति के अनुसार से फिक्स होना। जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनको मासिक वेतन फिक्स रहता है कि इनको महीना इतना पेड करना है। इसी प्रकार सरकार जो है प्रतिदिन के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से, माह के हिसाब से, और वो जो उचित समझे उसके हिसाब से राशि तय कर सकती है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं मात्रानुपाती काम, है ना। अब मात्रानुपाती दर क्या होता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति ईंट भट्ठे में काम कर रहा है। ठीक है, वो ईंट भट्ठे में काम कर रहा है, तो सरकार ने फिक्स कर दिया कि यदि कोई कर्मचारी या फिर कोई मजदूर 1000 ईंटा का बनाता है या फिर निर्माण करता है, तो उसे 100 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, चाहे अब वो 1000 ईंटा एक दिन में बनाए, 1 घंटे में बनाए, 2 घंटे में बनाए, कितना भी बनाए, है ना। जितना वो ईंटा बनाते जाएगा एक निश्चित में, जैसे 1500 जो भी फिक्स हो, यदि प्रति 1000 में उनको 100 रुपया देना है, तो हो सकता है मजदूर रात दिन काम करके एक दिन में 5000 ईंट बना ले। तो 5000 ईंट बनाएंगे तो एक दिन में उनको 500 रुपये का फायदा हो जाएगा। इसको बोलते हैं मात्रा अनुपाती। अब जितना भी मात्रा बनाओगे, जितना भी काम करोगे, जितना भी प्रोडक्शन करोगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा पैसा, ये होता है मात्रा अनुपाती। लास्ट क्या लिखा है, मात्रानुपाती काम पर नियोजित, जो जो व्यक्ति मात्रानुपाती काम पर नियोजित हुआ है, वो कालानुपाती के लिए पारिश्रमिक न्यूनतम दर, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको मात्रा के अनुपात पे फिक्स किया जाता है, बाद में उनको समय के अनुसार से भी पैसा भुगतान किया जा सकता है, ये इनका बेहतर। अब आगे चलते हैं कि मजदूरी की न्यूनतम किसी एक या अधिक के हिसाब से हो सकता है। तो हमने वही बता दिया कि आपका जो मजदूरी जो फिक्स होगा, या तो घंटे के हिसाब से हो सकता है, दिन के हिसाब से हो सकता है, और माह के हिसाब से फिक्स कर सकती है सरकार। ठीक है, मजदूरी को घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से और माह के हिसाब से पैसे को फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट। ऐसी अन्य दीर्घतर मजदूरी कालावधि हिसाब जैसे भी किया जाए, और सरकार के बोर्ड में जो और नया स्कीम आए उसके अनुसार से भी मजदूरी फिक्स किया जा सकता है। आगे है मजदूरी की न्यूनतम दरें। देखिए मजदूरी की न्यूनतम दरें क्या होगी, ये इसमें बताया गया है। पहला, मजदूरी की मूल दर और विशेष भत्ता। मजदूरी की न्यूनतम दर में मजदूरी का मूल दर तो होगा, साथ में उसके उसके दिया जाना विशेष भत्ता जो है वो भी शामिल रहेगा न्यूनतम में, है ना। न्यूनतम क्या क्या फिक्स कर सकती है, तो सरकार न्यूनतम दर फिक्स करेगी, साथ में उसको कितना भत्ता दिया जाना है ये भी फिक्स कर सकती है सरकार। ठीक है, निर्वाह व्यय भत्ते सहित या बिना मजदूरी मूल दर या
आवश्यक वस्तु के रियायती दरों पर नगद मूल्य। देखिए 4 नंबर कहने का मतलब ये है सरकार क्या क्या दर फिक्स करेगी, है ना। पहला तो मूल दर फिक्स करेगी ही करेगी, न्यूनतम दर को फिक्स करना है, उसी लिए नियम को बनाया गया है। दूसरा है विशेष भत्ता भी उसको फिक्स कर किया जा सकता है ना। और वो भत्ता कर भी सकता है और नहीं भी, यहाँ पे लिखा है ना, जो पैसा फिक्स करेगा उसमें भत्ता आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मजदूरी की मूल दर तो आना ही है। और आवश्यक वस्तुओं में रियायती मतलब छूट, रियायती का मतलब होता है छूट, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडी। तो सरकार जो सब्सिडी भी घोषित कर सकती है किन्हीं मजदूरों के लिए। तो ये होता है हमारे न्यूनतम मजदूरी को फिक्स करना। अगला है न्यूनतम मजदूरी नियत करने और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया सेम वही है। जब भी सरकार एक बार पुनरीक्षित करेगी या फिर कोई भी राशि फिक्स करेगी तो वो समुचित सरकार करेगी, बाद में उसको पुनरीक्षित करेगी। तो पुनरीक्षित करेगी कैसे? पुनरीक्षण जांच करने और अपने को सलाह देने के लिए समिति और उप समिति। देखिए सरकार जब भी कुछ काम करती है, जब भी कुछ निर्णय लेती है, तो एक समिति गठित करती है। वो समिति पूरा छानबीन करती है क्या सही है क्या गलत है, और लास्ट में अपना प्रस्ताव सरकार को सौंप देती है कि हाँ भाई इनका पैसा बढ़ाया जाना उचित है, नहीं है, कितना कितना उनको और बढ़ाया जाना चाहिए, कितना उनको और भत्ता देना फिक्स करना है। ये सब सलाह देंगी कौन? समितियां, और समिति और उप समिति। इन शॉर्ट ये कहा जाए तो न्यूनतम मजदूरी को नियत करने और पुनरीक्षित करने के लिए एक समिति गठित होगी, जो सरकार के द्वारा गठित होगी, है ना। और वो समिति के लोग मिलकर सरकार को क्या करेंगे? अपना सुझाव देंगे कि प्रत्येक मजदूरी का पैसा इतना बढ़ना चाहिए, उनको इतने माहवार भत्ता दिया जाना चाहिए, इसलिए समिति की गठन होगी। अगला है सलाहकार बोर्ड भी होगा। ठीक है, अब सलाहकार बोर्ड क्या करेगा? सलाहकार बोर्ड धारा 5, मतलब अपने जिससे पहले पढ़े हैं कि यदि नियुक्त की गई समितियों, अभी हमने पढ़ा है ना समिति दर फिक्स करने के लिए, तो सलाहकार बोर्ड क्या करेगा? धारा 5 के अधीन नियुक्त की गई समितियों और उप समितियों के काम को समन्वित करने और मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत कर पुनरीक्षित करने के विषय में समुचित सरकार को साधारणतः सलाह देने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार एक सलाहकार बोर्ड को। देखिए इतना सारा पढ़ने का मतलब नहीं, बस एक लाइन में समझ लीजिए। सलाहकार बोर्ड का काम रहेगा जो समितियां उप समितियां जो सरकार को अपना सलाह प्रस्तुत करेगी, उन पर ये सलाहकार बोर्ड है। वो सरकार को सलाह देगी कि जो समिति ने जो निर्णय लिया है कहाँ तक सही है, कितना उसमें अमल किया जाना है, क्या करना है, ये सब सलाह देगी सरकार को। कौन? सलाहकार बोर्ड। ठीक है, उसके बाद एक और सलाहकार बोर्ड गठन हो रहा है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। ये कौन होगा? ये जो ये धारा नंबर 7 में जो सलाहकार बोर्ड ने जो बोर्ड के द्वारा जो शासन को, है ना, शासन को जो वो दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, सलाह, उन पर ये सलाह देंगी। मतलब बोर्ड के ऊपर बोर्ड है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत और पुनरीक्षित करने के विषय पर अन्य विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के प्रयोजन के लिए तथा बोर्डों के काम को समन्वित करने के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की समिति या फिर केंद्रीय सरकार नियुक्त करेगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, केंद्रीय सरकार बोर्ड नियोजकों और अनुसूचित नियोजनों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे व्यक्तियों से जो केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, जो संख्या के बराबर होंगे, है ना। देखिए इसमें अब वैसे ये हमारा सेकंड वाला कोई काम का नहीं है, बस एक वाला याद कीजिएगा। इसमें बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो बोर्ड के अध्यक्ष होंगे वो आपस में से किसी को चुना जाएगा, वैसा और कुछ नहीं इसमें। अब देखिए समितियां इत्यादि की संरचना। समितियों उप समितियों में हर एक और सलाहकार बोर्ड नियोजकों और अनुसूचित नियोजनों के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को, जो देखिए ये भी हमारा कोई काम का नहीं है ना, मैंने लिख भला दिया था, चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा ये, लेकिन हमारे काम के लायक नहीं है, ये प्रश्न में नहीं आएगा, मैं लिख के दूंगा, ये प्रश्न में नहीं आएगा। गलतियों का शुद्ध किया जाना। अब देखिए समुचित सरकार जो है न्यूनतम दरों को या पुनरीक्षित करने वाले आदेश में लेखन में कुछ दिक्कतें आती हैं। मान लेते हैं कुछ आदेश निकाला सरकार के द्वारा कि प्रति मजदूर 100 रुपया दिया जाना है, लेकिन लिखित त्रुटि जो ऑपरेटर बैठा था वो गलती कर दिया, वो 120 रुपये लिख दिया, है ना। तो इसको तब सुधारना पड़ेगा, है ना।
मेनली था हमारा 100 रुपये देने का, लेकिन वो लिप की त्रुटि से 120 हो गया और वो राजपत्र में भी प्रकाशित हो गया। तो ऐसे गलतियों को शासन सुधारेगी कैसे? पुनः उसको सुधार कर 120 को 100 रुपये लिख कर पुनः राजपत्र में शुद्धि पत्र जारी कर इन समस्याओं को या फिर इन गलतियों को सुधारा जा सकता है। आगे है वस्तु रूप में मजदूरी। अभी तक हमने पढ़ा था कि मजदूरी के एवज में या फिर मजदूरी के बदले पैसा दिया जाता है। अभी तक पढ़ा है। तो देखिए, इस अधिनियम के अधीन संदेह न्यूनतम मजदूरी नगद दी जाएगी। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई श्रमिक किसी दुकान में, किसी कारखाना में काम करता है तो उसको नगद पैसा दिया जाएगा बाय कैश। ये इनका कहना है नियम से। लेकिन कहीं कहीं ये रूढ़ी है, ये परंपरा है कि कुछ वस्तु दे दिया जाता है। ठीक है। जहां ऐसा रूढ़ी रही है कि वस्तु दे दिया जाए, वहां समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी का पूर्णतः या कुछ अंश को, जैसे 100 रुपये देना है ना, 100 रुपया किसी मजदूरी को भुगतान करना है, तो मालिक ने क्या किया, 50 रुपये दिया, साथ में 50 रुपये का कुछ सामान दे दिया। तो इस प्रकार भी मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार नियम के लिए भी राजपत्र में प्रकाशन करना होगा, स्पष्ट निर्देश देना होगा सरकार को। ठीक है। तो ये हो गया। समुचित सरकार ऐसे प्रदायों की रियायती दरों पर दिए जाने वाले उपन सांस्कृतिक, कभी कभी क्या है, हमने पिछले पढ़ा है ना कि रियायती दरों के लिए भी एक न्यूनतम दर फिक्स होगा। तो यदि सरकार न्यूनतम दर रियायत मतलब कुछ छूट देती है किसी चीज में, उसको भी राजपत्र में प्रकाशित करना होगा सरकार को। 12 नंबर धारा क्या कहता है? मजदूरी की न्यूनतम दरों का संदाय। कर्मचारी को ऐसी कटौतियों की जाने के सिवाय जो प्राधिकृत की जाए, कटौती किए बिना मजदूरी ऐसी दर पर जो नियोजन में कर्मचारियों के उस वर्ग के लिए अधिसूचना द्वारा नियत किया गया था भुगतान करना होगा। कुछ नहीं कहा गया है, बस इतना कहा गया है जो अधिनियम में लिखा गया है, जो राजपत्र में प्रकाशन हुआ गया है, उससे न्यूनतम दर का भुगतान मजदूरों को नहीं होगा, है ना। यदि कोई लीगल कटौती है तो उस कटौती को करके भुगतान करना है, लेकिन यदि कोई लीगल कटौती नहीं है किसी भी मजदूर का, तब क्या होगा, तो राजपत्र में जो न्यूनतम मजदूरी प्रकाशित हुआ है, उसी मजदूरी दर पर मजदूरों को भुगतान किया जाएगा। उससे ज्यादा का हो सकता है, उससे कम का भुगतान नहीं करेगी कोई भी मालिक। ठीक है। देखते हैं आज समय कितना हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, 13 नंबर को, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। प्रशासन मान्य कार्य दिवस के लिए घंटे नियत करना समूची सरकार करेगी। जैसे पहले सब समझ लीजिए, प्रसामान्य प्रसामान्य कार्य दिवस के लिए घंटे नियत करना, और ये नियत कौन करेगा घंटा, तो समूची सरकार करेगा। क्या होता है देखिए, काम के उन घंटों की संख्या जिनके अंतर्गत एक या अधिक विनिर्दिष्ट अंतराल हो सके नियत करेगी। मतलब कोई भी मजदूर कितने घंटे काम करेगा, है ना, और उस काम करने के दौरान उसको कितना अंतराल, कितना छुट्टी, कितना रिसेस, कितना पानी पीने के लिए, कितना खाना खाने के लिए उसको छुट्टी दिया जाएगा, इन सबको नियत कौन करेगा, सरकार। ठीक है। अब देखते हैं, 7 दिन की हर कालावधि में एक विश्राम दिन मिलेगा, मतलब साप्ताहिक में एक छुट्टी मिलेगी। 7 दिन जैसे कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको एक दिन की छुट्टी की पात्रता होगी, ये गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है। पारिश्रमिक दिए जाने का उपबंध कर सकेगी। कहने का मतलब है, जैसे कोई व्यक्ति 6 दिन काम कर लिया, मतलब हफ्ते का 7 दिन होता है, सोमवार से आपका रविवार तक। यदि कोई व्यक्ति सोमवार से शनिवार तक काम करता है तो उसको रविवार को अवकाश देना पड़ेगा, अवकाश देना पड़ेगा। और ये अवकाश कैसा रहेगा, इस दिन का भी पैसा भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि हमने अवकाश दे दिया, किसी मालिक ने अवकाश दे दिया तो अवकाश का पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उस अवकाश दिन का भी उनको पारिश्रमिक देना है ना। पारिश्रमिक दिए जाने उपबंध करेगी, मतलब जिस दिन छुट्टी रहेगा सप्ताह में एक दिन का, लेकिन नियम यह है कि यदि आप 6 दिन कार्य करोगे तभी आपको एक दिन की छुट्टी की पात्रता होगी। और वो छुट्टी कैसे होगा, पेड होगा, है ना, आपको भुगतान किया जाएगा उस दिन के लिए, ये होता है। ठीक है। विश्राम दिन को काम करने के लिए ऐसी दर संदाय को बंद कर सकी जो अतिकाल दर से कम नहीं होगी। सबसे पहले समझ लें, अतिकाल का मतलब होता है ओवर टाइम, इसको हम ओटी कहते हैं। ठीक है। इसको हम ओटी कहते हैं, ओवर टाइम, है ना। अब ओवर टाइम सब पता है कि ओवर टाइम काम करते हैं। मान लेते हैं, यदि इसको मैं बाद में समझाऊंगा, मान लेते हैं रविवार को कोई कर्मचारी को मालिक के द्वारा काम पर बुलाया गया। ठीक है। मालिक के द्वारा काम पर बुलाया गया। ठीक है। यदि उस दिन उन्होंने 1 घंटा काम किया, 2 घंटा काम किया, या फिर पूरा दिन काम कर लिया,
ठीक है। तब क्या बोल रहा है कि पहली बात तो हमने क्या किया कि उस अवकाश के लिए तो उसको पैसा देगा ही देगा, ठीक है। साथ में क्योंकि वो रविवार छुट्टी के दिन भी आके काम किया है, इसलिए उसको अलग से और पैसा दिया जाएगा। और कैसा पैसा होगा, वो ओटी के रूप में दिया जाएगा, ओवर टाइम, ठीक है। और जो भी पैसा देगा वो ओवर टाइम से कम नहीं होगा। मिनिमम ओवर टाइम जो फिक्स रहेगा कि हम आपको ओवर टाइम का इतना पैसा देंगे, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, जो भी होगा, तो ओवर टाइम से कम का पैसा उनको भुगतान नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एक कर्मचारी को सोमवार से रविवार तक तो भुग पैसा मिल ही रहा है इस नियम के अनुसार, है ना। 7 दिन का एक छुट्टी, तो छुट्टी का दिन का पैसा मिल रहा है। साथ में यदि उन्होंने रविवार को कुछ काम किया है, तो यदि उनका ओटी अगर 50 रुपये बनता है, तो उसको ओटी 50 रुपये भी देना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, यदि कोई मजदूर एक दिन का 100 रुपये कमाता है, तो 7 दिन का कितना हो गया, 700 रुपया हो गया, जिसमें एक छुट्टी है ना उनका, है ना। संडे आराम से घर में बैठे हैं, उसके बाद भी उनको 100 रुपये दिया गया, तो इसके हिसाब से 750 हो गया, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने उनको संडे को भी काम पे बुला लिया गया, तो संडे को जैसे ही काम पे बुलाएंगे तो उनको ओटी मिला 50 रुपया, तो ये 50 मिलके हो जाएगा 750, ठीक है। हो सकता है मेरे आपको यहाँ में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे पीछे इमेज है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हटाऊँ, आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहा था मैंने, 7 दिन का पूरा पैसा मिलेगा प्लस ओटी भी उनको मिलेगा, ये कहा गया है इस धारा के अंतर्गत, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज तक हम यही इसको कंप्लीट करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो पूरे वीडियो आपने तो देख लिया है, यदि आपको कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि ये आपके काम के लायक वीडियो है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।